मैं निशा कुंगारे, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एबीएम कॉलेज, जमशेदपुर। आज मैं जो चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ वह है मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 32 तक के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के लिए अनिवार्य और मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और जिसमें राज्य के द्वारा भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों को मौलिक क्यों कहा गया है? क्योंकि मौलिक अधिकारों को संसद के द्वारा कानून बनाकर नहीं दिया गया है, बल्कि यह संविधान के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों को प्रदान किया गया है और इसे न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है। अर्थात यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 के तहत सभी व्यक्ति कानून की नज़र में समान हैं और सभी को कानून के द्वारा समान संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 15 राज्य के द्वारा जाति, धर्म, लिंग, वंश आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें सार्वजनिक स्थानों जैसे कि कुएं, तालाब, मनोरंजन के स्थल इत्यादि का प्रयोग करने से रोका जाएगा। इसके अपवाद भी हैं। राज्य महिलाओं, बच्चों, पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान या विशेष सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है और ये समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने का सभी को समान अवसर दिया गया है। अनुच्छेद 17 इसके तहत छुआछूत की या अस्पृश्यता की समाप्ति की गई है और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करता है तो वह दंडनीय होगा। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत इसके द्वारा यह तय किया गया है कि राज्य के द्वारा किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी। हालांकि शिक्षा और सैन्य क्षेत्र में उपाधियां दी जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति विदेशी सरकार से कोई उपाधि ग्रहण करता है तो उसे उससे पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। पहले ब्रिटिश सरकार के द्वारा संपत्ति के आधार पर राय बहादुर, दीवान, सर इत्यादि की उपाधि दी जाती थी, लेकिन बाद में इन सब का अंत कर दिया गया। हालांकि भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री इत्यादि पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन ये उपाधियां नहीं हैं। इसके बाद आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभी को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है और इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार भी शामिल है। बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी राज्य में घूमने फिरने की स्वतंत्रता, भारत के किसी राज्य में बसने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यवसाय को या आजीविका को अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराधियों के लिए अपराध निर्णय संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। जैसे किसी भी व्यक्ति को अपराध के समय बने कानून के तहत ही दंड दिया जाएगा। अपराध के बाद बने हुए कानून के अनुसार उसे दंडित नहीं किया जाएगा। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने 2019 में कोई अपराध किया है तो उसे 2019 के तहत बने हुए कानून के अनुसार ही दंड दिया जाएगा, न कि 2020 के तहत बने हुए कानून के अनुसार। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा और न ही उसे अपने विरुद्ध किसी प्रकार की गवाही देने के लिए बाध्य किया जाएगा। अनुच्छेद 21 जिसके तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को
बिना विधि की प्रक्रिया के उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को अब मौलिक अधिकार बना दिया गया है। 86वें संशोधन 2002 के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 22, जिसमें कुछ अवस्थाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसके तहत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी के कारण बताने आवश्यक होंगे। उसे अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। जब उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है और 24 घंटे से ज़्यादा यदि उसे बंदी बनाया जाता है तो इसके लिए न्यायालय की आज्ञा आवश्यक है। लेकिन यह स्वतंत्रता किसी भी शत्रु देश के वासी को और निवारक नज़रबंदी के तहत बंदी बनाए गए व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। अब जानते हैं कि निवारक नज़रबंदी क्या है। निवारक नज़रबंदी में किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नज़रबंद कर लिया जाता है। इसका उद्देश्य देश की सुरक्षा और लोक कल्याण होता है। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के पहले आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार कर लिया जाता है। निवारक नज़रबंदी का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना होता है। अनुच्छेद 23 के तहत 23-24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मनुष्य से बेगार अर्थात बिना वेतन के उसे काम नहीं कराया जाएगा। मनुष्य के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 24 के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खान कारखाने या खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक में दिया गया है, जिसके तहत अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सभी व्यक्ति को अपना धर्म मनाने की और उसका प्रचार करने की छूट होगी। अनुच्छेद 26 के तहत सभी को अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने के लिए धार्मिक संस्थानों की स्थापना या अचल संपत्ति को खरीदने और उसका प्रबंध करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशेष धर्म के विकास के लिए कर देने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इसके तहत किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जो किसी धर्म विशेष की उन्नति से संबंधित हो। अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा अथवा धार्मिक पूजा में शामिल होने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके तहत किसी भी सरकारी शैक्षणिक स्थानों में धार्मिक पूजा नहीं कराई जाएगी। अगर निजी संस्थानों में धार्मिक प्रार्थनाएं कराई जाती हैं तो इसमें दूसरे धर्म के बच्चों को शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके बाद आते हैं सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जो अनुच्छेद 29-30 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार दिया गया है। इसके बाद आते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। ऊपर बताए गए जितने भी मौलिक अधिकार है उनका महत्व तभी है जब उनका उल्लंघन करने पर दंड दिया जाए और इसके लिए संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था की गई है। इसके तहत यदि सरकार या किसी संस्था के द्वारा व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है या अतिक्रमण किया जाता है तो व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय 5 लेख जारी करके उस व्यक्ति को न्याय दिला सकता है। पहला लेख है बंदी प्रत्यक्षीकरण।
इसके तहत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर किसी भी न्यायालय में पेश करना आवश्यक है, जिससे कि उसे बंदी बनाए जाने के औचित्य या अनौचित्य पर विचार किया जा सके। यदि उसे अवैध तरीके से बंदी बनाया गया है तो उसे रिहा कर दिया जाता है। दूसरा लेख है परमादेश, जिसके तहत न्यायालय यदि सरकार अपने कर्तव्यों का पालन सही रीति से नहीं कर रही हो तो इस आदेश के द्वारा न्यायालय सरकार को अपने कर्तव्यों को पूरा करने का आदेश देती है। प्रतिषेध, इसके तहत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को किसी कानून का उल्लंघन न करने या फिर अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकती है। उत्प्रेषण, इसके तहत उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों से किसी केस से संबंधित महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स मंगवा सकती है। अधिकार परीक्षा, इसके तहत यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति कानून के अनुसार ना हो तो उस व्यक्ति को सरकारी कार्य करने से रोका जा सकता है। अभी संविधान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं लेकिन प्रारंभ में संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। 44वें संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। अतः हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं है और इसका उल्लंघन करने पर न्यायालय की शरण में जाया जा सकता है। धन्यवाद।